सबका मेरा नमस्कार। मैं चिराग, जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ। तो मैंने जो चिली और टोमेटो पे काम किया है। तो अभी जो आपका जो बेसिकली चिली का लैंड प्रिपरेशन से मैं अगर स्टार्ट करना चाहूँगा, तो सबसे पहले जब हम लैंड प्रिपेयर करते हैं, उससे पहले नर्सरी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि नर्सरी उसमें सीडलिंग्स रेज़ करते हैं और जो भी हमारा वैरायटी है, जैसे कि वीएनआर 212 हुआ या आपका एमकर हुआ या जो भी सिंजेंटा का वैरायटी है, जो भी हमको वैरायटी चाहिए, तो वो जो रेज़्ड बेड करके हम उसपे सीडलिंग्स या सीड्स डाल के सीडलिंग रेज़ करना पड़ेगा। तो नर्सरी में जो है पहली बार जब हम बेड साइज़ या बेड प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें एफआईएम और थोड़े बहुत एनपीके का बहुत ज़रूरत होता है, ताकि सीडलिंग स्टेज पे वो अच्छी तरह न्यूट्रिएंट ले और एस्टेब्लिश हो। तो जब हम सीड सो करने से पहले अगर हम ट्राइकोडर्मा या कोई और अन्यथा फंगिसाइड से अगर हम ट्रीट करेंगे, तो वो डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ से बच सकता है। तो जो हमारा बेड साइज़ होगा, तो वो बेसिकली जो 80 बाय 100 या 185 सेंटीमीटर के लंबा हो सकता है और 90 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर लेंथ हो सकेगा। तो अगर इसमें हम सीडलिंग्स रेज़ करेंगे, तो रूट ग्रोथ के लिए फिर 15 से 20 सेंटीमीटर बहुत अच्छी तरह उसको जो स्पेसिंग देगा और रूट एस्टेब्लिश हो सकेगा। तो जब हमारा 20 या 30 दिन तक 5 से 6 लीव्स आएगा, तब हमारा सीडलिंग्स रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो वो आने आने से एक 4-5 दिन पहले जो है हम मेन लैंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि जब हमारा नमी हो 30 से 40% तो रोटावेटर या जो भी हमारा प्लोइंग है, प्लोइंग करके मेन फील्ड में हम मल्च बिछा के बेड साइज़ जो भी हमारा कन्वीनिएंट है, जैसे आपने अभी बोला कि आप डबल रो जाओगे या सिंगल रो जाओगे, तो उसके हिसाब से बेड साइज़ को लेके हम ड्रिप डाल के जो हमारा प्लांटिंग है, उसको हम मल्च जाके होल्स करके हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप जाओगे मेन फील्ड ट्रांसप्लांटेशन में, आप जा सकते हो 75 बाय 45 सेंटीमीटर या 90 बाय 45 सेंटीमीटर, वो डिपेंडिंग ऑन वैरायटी। अब जो भी वैरायटी है, अगर आप ग्रीन चिली जाना चाहते हो, अगर थोड़ा क्लोज़ स्पेसिंग में जाओगे, तो थोड़ा अच्छी प्रोडक्शन आएगी। अगर रेड चिली जाना है, तो अगर आप वाइडर स्पेसिंग दोगे, तो उसका प्लांट भी एस्टेब्लिश अच्छी तरह होगा और वो भी अच्छा तरह आएगा। और जब ट्रांसप्लांट करने से 2-3 जब हम लैंड प्रिपेयर करेंगे, तो जो हमारा एफआईएम है, तो उसके साथ अगर हम ट्राइकोडर्मा का जो बायो फर्टिलाइज़र्स डाल के, उसके साथ अगर हम नीम केक और अन्यथा वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी थोड़ा अच्छा रहेगा फील्ड पे और उसके साथ-साथ जो है प्लांट स्ट्रेस पे नहीं आएगा और लॉन्जेविटी उसका बढ़ सकता है। तो ये था लैंड प्रिपरेशन करके हम जो भी सोइंग करते हैं तब कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स एक थे। क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर। नर्सरी टाइम का एक क्वेश्चन है। हाँ सर। जब नर्सरी ग्रो करते हैं, अभी हम लोग ट्रे में ग्रो करते हैं। नर्सरी हाँ, हाँ। हमारा अ, उसका बिजनेस है, हमारा ट्रे में नर्सरी ग्रो करने का, ओके, और हम खुद भी वही यूज करते हैं। ओके सर। व्हाइट रूट्स का जो फंडा होता है कि भाई व्हाइट रूट्स अगर हमको जो एक्टिव नर्सरी होती है उसमें ज्यादा व्हाइट रूट्स होनी चाहिए, हाँ। तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें कैसे क्या क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए अ, उसके स लिए? सर, जब आप कोकोपीट यूज़ करके अगर आप ट्रेस में डालोगे, अगर जब सोइंग करके आपका जब स्प्राउटिंग आएगा, तो उससे 4-5 दिन के बाद अगर ह्यूमिक एसिड के साथ अगर आप ड्रिंच करोगे, तो आपका रूटिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपका जो रूट्स है, ह्यूमिक एसिड के वजह से आपका एक्सटेंशन होगा और जब ज़्यादा फीडर रूट्स आएगा आपको। भूमि का अगर हम लोग ले रहे हैं तो पर लीटर कितना जाना चाहिए, पर लीटर उसका डोजिंग कुछ कितना होना चाहिए? सर, पर लीटर आपको 6 5। परसेंट यस सर। 6% ह्यूमिक की बात कर रहे हैं हम लोग, 6% का सर। जो 6% ह्यूमिक। हाँ, अगर आप जी। मिलता है यहाँ पे 4%, 6% और 10% मिलेगा। 10% यूजुअली यूज़ नहीं करते। अगर 4% या 6% जा रहे हो, तो पर लीटर आप अगर 5 एमएल टू 10 एमएल अगर आप डाल के मिक्स करके न्यूट्रिएंट के साथ ड्रेंच करोगे, तो अच्छा रहेगा सर। ठीक है सर। जी, कंटिन्यू सर। इसमें तो हमारा यही क्वेरी था, कोई इतना इशू नहीं है इसमें।
ओके, तो इसके बाद जो जो हमारा प्लांटिंग एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो हमारा जो है हम अभी जो कर रहे हैं जीडीडी मॉडल के बेस पे कौन से स्टेज पे क्या-क्या होगा, जैसे कि आपने ट्रांसप्लांट किया, तो ट्रांसप्लांट करके एग्ज़ैक्टली 7 से 10 दिन तक आपको गैप फिलिंग करनी पड़ेगी। गैप फिलिंग यानी जो भी अगर सीडलिंग्स आपका डेथ हुआ या जो भी वीक दिख रहा है, तो उसको हम बदल देंगे, गैप फिलिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी हमारा रेगुलर है, वो स्काउटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं हफ्ते-हफ्ते अगर आप जभी भी फील्ड में जाओगे, जैसे कि आपने ड्रिप ऑन किया है, जैसे आप जाओगे, तो अगर स्टार्टिंग जो भी पेस्ट आता है, तो सकिंग पेस्ट आता है सर। यानी कि एफिड्स या थ्रिप्स आ सकता है, जो भी इनिशियल स्टेज में क्योंकि टेंडर लीव्स होते हैं, वो सक करने के लिए अगर वो आएँगे, तो आपको वायरस सिम्पटम्स भी दिखेगा और स्कॉर्चिंग इफेक्ट या डाउनवर्ड कर्लिंग भी दिख सकता है। तो अगर आप ये पहले ही अगर आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, तो आपको कंट्रोल करना भी बहुत अच्छी तरह हो जाएगा और कंट्रोल करने से आपका अल्टीमेट जो है प्लांट ग्रोथ और यील्ड वो भी अच्छा हो सकता है। अगर आपने थोड़ा लेट किया, तो अगर इन्फेस्टेशन रेट ज़्यादा हो गया, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। तो इसके बाद जो है रेगुलर जो आपका इरिगेशन तो हफ्ता-हफ्ता चलेगा, तो इरिगेशन का जो फर्टिगेशन है वो हमारे ओम भाई आपको डिटेल में बता सकते हैं कि इरिगेशन स्ट्रेस कब देना पड़ेगा वगैरह। तो ओम क्या आप थोड़ा इरिगेशन के बारे में यहाँ पे बताओगे जो स्ट्रेस का जो इम्पोर्टेंस है रूट्स डेवलप करने के लिए? ठीक है, थैंक यू चिराग। या आप सब लोग को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश, क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट फसल में। मैं इरिगेशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इरिगेशन आप सभी को पता है सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्टर्स है जो हम प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए। उसमें एक तो फर्स्ट रहता है कि जो भी मॉइस्चर लेवल है उसके हिसाब से इरिगेशन करते हैं। जो फसल के जो डिवाइस है वो प्राइमरी मॉइस्चर मॉइस्चर लेवल और जो सेकेंडरी मॉइस्चर लेवल है वो देख के आप उसको लाइक कब आपको इरिगेट करना है वो उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। और आपको इससे जो आपको ये भी पता चलता है कि किस वे में पानी लाइक इवापोरेशन हो रहा है या वहाँ से अपटेक हो रहा है, तो वो एक पैटर्न देख सकते हैं। अगर आप वो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप डेली पूरा सीजन में देखेंगे ना, तो आपको एक जनरल आइडिया लगेगा कि कौन सा स्टेज में पानी कितना ज़्यादा लाइक अपटेक होता है। ये खुद का अंडरस्टैंडिंग भी और इंक्रीज होगा। तो ये होता है कि अब ये जो सॉइल मॉइस्चर होता है ये जो सेंटीबार में हम लाइक रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे आप 25 से लेकर 30-35 सेंटीबार तक बेस्ड ऑन द डिफरेंट सॉइल वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये लेवल में प्लांट अच्छे से पानी ले सकता है, उसको इतना स्ट्रेस फील नहीं होता है। और दूसरा एक आता है कि इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन जनरली ये होता है कि कितना पानी लॉस हो रहा है, वो लॉस प्लांट से भी होगा एज़ वेल एज़ मिट्टी से भी होगा। तो पूरा जितना भी लॉस हो रहा है वो इवापोट्रांसपिरेशन दिखाता है। तो आप जब इवापोट्रांसपिरेशन का आप जो ईटी का वैल्यू देखते हैं, तो वीकली आप ये देख सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है। वीकली जो डिफरेंस आता है उसको आप क्रॉप फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको आप पूरा वाटर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। अभी क्रॉप फैक्टर का वैल्यू के बारे में थोड़ा बताता हूँ। क्रॉप फैक्टर का वैल्यू ना हर एक क्रॉप से अलग-अलग होता है और हर एक स्टेज में अलग-अलग होता है, क्योंकि वो जो कैनोपी का स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से क्रॉप फैक्टर हम डिसाइड करते हैं। जैसे अगर अच्छे खासे कैनोपी है, वेल ग्रोन स्टेज है, तो वहाँ पे 0.1 तक जाता है क्रॉप फैक्टर। अगर इनिशियल स्टेज में जब अभी सीडलिंग फेज है वहाँ पे 0.3 होगा। जब जैसे ग्रोथ होगा फिर वहाँ से बढ़ते 0.3, 0.5, 6, 7 ऐसे बढ़ते एक फर्स्ट हार्वेस्टिंग तक आप लोग का जो ऑलमोस्ट कैनोपी ग्रो होता है, तो वहाँ तक आप 0.9 कंसीडर कर सकते हैं। उसके उसके बाद थर्ड फैक्टर जो हम इरिगेशन में कंसीडर करते हैं उसको वेपर प्रेशर डेफिसिट के बारे में आपको बताता हूँ। बीपीडी का जो बीपीडी ये करता है कि एटमॉस्फेयर में कितना ड्राई है। जैसे जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर ड्राई होगा उतना वो प्लांट से पानी खींचेगा। तो दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली ये होगा कि अगर एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है तो वो प्लांट को ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करने को वो लाइक रोल करेगा। बट यहाँ भी थोड़ा रेंज होता है। एक्सट्रीम बीपीडी में भी प्लांट का ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाता है, फिर वहाँ एक कट ऑफ रेंज आ जाता है। और बहुत कम बीपीडी में भी वहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। तो बीपीडी का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 10 तक चला जाता है। अब 0 से लेके 1 के बीच में ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जितना भी ऑप्टिक होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन करता है वो ट्रांसपिरेशन जो स्टोमाटा ओपनिंग होता है उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, और उस जब ट्रांसपिरेशन होगा तो नीचे से वाटर ऑप्टिक ज़्यादा होगा। तो
कोई भी अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं, वहाँ पे अगर वाटर अपटेक होना है तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी होता है। अब ट्रांसपिरेशन होने के लिए फिर बीपीडी का वैल्यू भी सही होना चाहिए। तो दैट मीन्स बीपीडी का वैल्यू 0.8 से ऊपर 2.53 तक होगा तो ये बीच में अच्छी खासी ट्रांसपिरेशन हो सकता है। तो ये बीपीडी का जो वैल्यू ये ट्रांसपिरेशन को लाइक रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी ये होगा कि बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो रही है तो प्लांट वहाँ पे जितना भी लीफ में स्टोमाटा होगा वो क्लोज हो जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम होता है, तो फिर वहाँ पे पूरा अपटेक कम हो जाता है। तो जैसे ये पूरा बीपीडी को लेके हमने फसल में हमने टेक्निक स्टैब्लिश किए हैं। उसमें ये होता है कि हम पूरा दिन भर का बीपीडी को हम लाइक क्वांटिफाई करते हैं और हम ये बताते हैं कि आज के दिन में पूरा होल डे में कितना बीपीडी क्वांटिफाई हो रहा है। उसके बेसिस पे से हमको ये आपको ये बता सकते हैं कि आज इरिगेशन करना सही रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर क्लाउडी डेज है, रेनी डेज है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है एटमोस्फेयर में, अगर वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, जो प्लांट को जो स्ट्रेस होना चाहिए ट्रांसपिरेशन के लिए वो नहीं मिलेगा, वहाँ पे ओवरऑल बीपीडी लाइक जो 0.5 ये राउंड में रहेगा तो वहाँ पे ऑप्टिक नहीं रहता है। तो उस दिन इरिगेशन करने का कोई मीनिंग नहीं होता है क्योंकि उस दिन ऑप्टिक नहीं होता है। तो इसलिए उस दिन अगर आप इरिगेट करेंगे, जो फर्टिगेशन करेंगे तो वो लॉस हो जाता है, वो लीजिंग के थ्रू लाइक लॉस होता है। तो और ये दूसरा कंडीशन हमने ये भी लाइक बनाया है कि अगर एक्सट्रीम हो गया, जैसे समर में क्या होगा कि बहुत ज्यादा बीपीडी होता है तो वहाँ भी स्टोमाटल ओपनिंग नहीं होगा, उसके वजह से ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ये यहाँ पे हमने जो दो रेंज हमने बनाए, एक मिनिमम रेंज एक मैक्सिमम रेंज, और ये दो एक हर एक दिन इरिगेशन या फर्टिगेशन करने के लिए एक बीपीडी का रेंज होना जरूरी होता है। वो रेंज हम फसल के थ्रू बताते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपके हमने पास्ट 3-4 फार्मर्स के जितना भी पास्ट का ऑपरेशन है उसके हमने पूरा डेटा में हमको इसको हमने वैलिडेशन किया था। तो ओवरऑल ये दिख गया कि पूरा आपका सीजन में 30% डेज ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कोई भी इरिगेशन या फर्टिगेशन करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उस समय प्लांट स्ट्रेस में होते हैं और वहाँ पे आप ट्रांसपिरेशन न होने की वजह से उसका एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है। तो हाँ, तो ये भी आप अगर कंसीडर करेंगे तो आई थिंक इरिगेशन में और अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं, एज वेल एज जो भी फर्टिगेशन है उसमें मैनेज कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे? मैं क्वेश्चन चाय ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये था Okay. कि जो अपने तीन टर्म्स थे अपने, एक तो जीडीडी, एक अपन ने यूज करा ईटी और तीसरा बीपीडी अपन ने यूज करा। Okay. इनको क्या अपन एक जैसे चीली है उसमें एक एग्जांपल लेके या कुछ अपन उसको डिस्कशन कर सकते हैं जो नॉर्मल हमको समझ में आ जाए। जैसे जो चीज एक टेक्निकली लैंग्वेज में समझ गए हम लोग उसको, बाकी एक नॉर्मल फील्ड लेवल पे हमको या जैसे हमको किसी को समझाना है तो हम किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर जीडीडी को हमको समझाना है एक एग्जांपल के तौर पे, सबसे पहले अगर जीडीडी लेते हैं तो कैसे हम चिली में कैसे यूज करेंगे उस चीज को? मैं जीडीडी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जीडीडी का जो मीनिंग होता है ये होता है कि आपका जो चिली प्लांट है वो कैसे ग्रो हो रहा है, वो अभी कौन सा स्टेज में, आज के 10 दिन के बाद किस स्टेज में जाएगा, वो आप जीडीडी से ट्रैक कर सकते हैं। जीडीडी इनडायरेक्टली एक पूरा एनर्जी का रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कितना एनर्जी मिलने के बाद वो सीडलिंग से दूसरा स्टेज में चला जाता है, वेजिटेटिव स्टेज में, फिर फ्लावरिंग स्टेज में, फिर हार्वेस्टिंग होता है। तो ये जीडीडी से मेजर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सीडलिंग से वेजिटेटिव स्टेज में जाने में अगर प्लांट को लाइक 200 जीडीडी चाहिए, तो 200 जीडीडी क्या होगा कि अगर आपके टेम्परेचर कंडीशन अगर ज्यादा है तो वो जल्दी आ सकता है। अगर टेम्परेचर कंडीशन थोड़ा कम है, जैसे आप कोल्ड रीजन की बात करेंगे तो जहाँ पे ठंडा है तो वहाँ पे ये जीडीडी 200 जीडीडी आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो ओवरऑल ये जीडीडी से हम ये पता कर सकते हैं कि आपके स्टेज कितने दिन में आ सकता है लाइक। और अभी आपका करंट अगर स्टार्टिंग से जीडीडी हम मेजर कर रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद, तो आपको ये भी पता चलता है कि अभी कौन सा स्टेज चल रहा है और वहाँ पे कौन सा लाइक प्रैक्टिस करना है। और जैसे होता है, दूसरा होता है कि जीडीडी के हिसाब से जो हम इरिगेशन करते हैं उसमें हम ये करते हैं कि किस स्टेज में कितना इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है। जैसे सीडलिंग में थोड़ा कम होगा, वेजिटेटिव में थोड़ा ज्यादा होगा और
फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होगा वहाँ, और हार्वेस्टिंग के टाइम में फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है। तो ये पूरा उसका रिलेशन हम जीडीडी के थ्रू कर सकते हैं। आप जीडीडी का साइकिल देख के आपको फार्म में कितना पानी देना है और कितना फर्टिलाइजेशन देना है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। मिलिंद जी, अगर मैं बीच में इंटरजेक्ट करूं, जीडीडी एक दिन वो मुझे ऐसे समझा रहा था कि जैसे अपन है, छोटे बालक हैं, उसके बाद बड़े होंगे और उसके लिए कुछ भोजन चाहिए और कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर जीडीडी को बहुत सिंपली समझना हो तो ऐसे समझिए कि प्लांट्स हैं वो बालक हैं और सूरज की रोशनी से जो गर्मी निकलती है उनका भोजन है। तो जैसे जैसे भोजन बढ़ेगा वैसे वैसे प्लांट्स भी बढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा सूरज का रोशनी मिलेगा और उसकी हीट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग बड़े होंगे। तो एक स्टेज से दूसरे, जैसे अपन बालक हैं, टॉडलर्स, छोटे बच्चे, उसके बाद वो चलना शुरू करते हैं तो अपने पैर पे आ गए तो थोड़े और बड़े हो गए, फिर एडोलेसेंस में आते हैं, टीन एज में आते हैं 15-16 साल के, और फिर एडल्ट होते हैं 20-25 साल के। तो अपने केस में उम्र से मेजर करते हैं कि ये इसकी उम्र कितनी हो गई, और प्लांट के केस में वो ज्यादा सही ये है कि कितना हीट कंजम्पशन हुआ है, सूरज की रोशनी से कितनी गर्मी आई है, और उस गर्मी के बेसिस पे पता लगता है कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा। और इतना सही कॉन्सेप्ट लगता है मुझे कि कभी कभी मुझसे कल या परसों ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ठंड के टाइम पे प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, जहां 10 दिन में हार्वेस्ट होनी चाहिए वहां 15 दिन में होती है। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन ही यही है कि जो हीट चाहिए उसे हार्वेस्ट तक पहुंचने के लिए वो हीट नहीं मिली, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा हो गया। तो अपना ट्रांसप्लांटेशन हुआ, फिर अर्ली वेजिटेटिव स्टेट हुई, वहां से वहां तक जाने के लिए जो भोजन चाहिए उसको जीडीडी बोलते हैं। और ह्यूमंस की एज क्या है? अपन 100 साल जिंदा रहते हैं, 100 साल, सवा 100 साल बहुत ज्यादा हो गए तो 70-80 साल। इसी तरीके से प्लांट्स की भी जीडीडी है। अपने ग्रेप का केस ले लें, अगर वैरायटी ले लें, बहुत कॉमन थॉमसन सीडलेस ले लें, तो अपने को चाहिए होता है कुछ 1600 जीडीडी, तो उसकी एज हो गई। और हर एज के हिसाब से उसका कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट है। अपने केस में अगर फ्रूटिंग स्टेज में है या फ्लावरिंग स्टेज में है तो फर्टिगेशन वगैरह ज़्यादा चाहिए, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए। ये मेरा अटेम्प्ट है बहुत छोटा सा जीडीडी को समझने का और इसे आम भाषा में समझाने का। थैंक यू सर। यहाँ पे मैं दूसरा इरिगेशन का जो इम्पोर्टेंस होता है सीडलिंग स्टेज में, जैसे आप लोग ने जैसे जो भी जितना भी छत्तीसगढ़ फार्मर्स है वहाँ पे एक टेक्निक्स वो लोग अप्लाई करते हैं, वो होता है कि रूट ड्राइंग फेज, वहाँ पे रूट ग्रोथ का वो लोग एक प्रैक्टिस करते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे एक बार हमने ट्रांसप्लांटिंग किया, उसके बाद एटलीस्ट 2 वीक्स के टाइम तक वो ऑलमोस्ट स्टैब्लिश हो जाता है वहाँ पे, यानी सॉइल में सेट हो जाता है। तो 2 वीक्स के बाद क्या होता है कि उस समय ये रूट डेवलपमेंट का ना स्टेज बहुत फास्ट रूट डेवलपमेंट होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि और रूट का ग्रोथ और इरिगेशन में थोड़ा रिलेशन में बताता हूँ। रूट ऐसा है कि जितना कम अगर उसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है रूट को, तो वहाँ पे उसका ग्रोथ फास्ट होता है। वो रूट को ये फील होता है कि नीचे में पानी होगा तो फास्ट नीचे और ग्रो होता है। तो ये स्टेज में अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेस देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि रूट ज़्यादा ग्रो होंगे। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ एरिया में वो लोग क्या करते हैं कि लाइक ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद वो स्ट्रेस देना स्टार्ट करते हैं। जो अगर आप नॉर्मल 25 से 30 सेंटीबार में अगर इरिगेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 35 या 40 तक उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने 2 to 3 वीक्स के टाइम तक अगर ये स्ट्रेस आप मेंटेन करेंगे इस टाइम में, ये रूट बहुत काफी लंबा तक नीचे जाएगा। और जब जितना रूट नीचे लंबा तक जाएगा फिर बाकी पूरा उसका पूरा सीजन का लाइफ उसी में डिटरमाइन होता है। अगर रूट अच्छे से ग्रो हो गया तो आप उसको लंबे सीजन तक खींच सकते हैं। अगर रूट छोटा है तो जल्दी निकल जाएगा हार्वेस्ट, अगर मान लीजिए 3-4 महीने या 4 महीने में निकल जाएगा। अगर अच्छे से रूट ग्रो हो सकता है, अगर आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे 6 महीना, 7 महीना, इवन 8 महीने तक वो खींच सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे सब फार्मर्स को ये समझना बहुत जरूरी होता है कि एक बार सेटिंग होने के बाद 20-25 दिन के बाद थोड़ा 2 या 3 हफ्ता का एक स्ट्रेस मेंटेन करें ताकि रूट बहुत ज्यादा ग्रो है। यहाँ पे बस पानी कम देना होता है और लाइक
4 या 5 दिन, अगर आपको जो भी रीडिंग दिख रहा है उसी हिसाब से आप उसको 35, 30, 40 सेंटीबार तक होल्ड कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे और इसका दूसरा फायदा भी ये होता है कि राइट, राइट। हाँ, एग्जैक्टली। जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसके हिसाब से सेंटीबार का वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे क्ले सॉइल होगा, क्ले सॉइल में थोड़ा होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे हम 40 तक भी लेके जा सकते हैं। जो सैंडी सॉइल होगा 25 में भी उसका स्ट्रेस शो कर सकता है, और जो लोमी सॉइल होगा वो 30 से 35 उसके लिए ऑप्टिमम होता है। तो ये जो सेंटीबार का जो वैल्यू है, और जो हम स्पेशली जो फसल के थ्रू हम दिखाते हैं, वहाँ तो हम ये पूरा चीज़ कंसिडर करते हैं। बट जिनके पास में ये फसल का डिवाइस नहीं है, तो वो ये उनको पता होना ज़रूरी होता है कि वहाँ पे नमी कितने सेंटीबार होना चाहिए, तो उसी हिसाब से फिर वो स्ट्रेस मेंटेन कर सकते हैं। बट ये ओवरऑल सॉइल के हिसाब से ये स्ट्रेस का जो रीडिंग होगा उसी हिसाब से मेंटेन करके फर्दर रूट ग्रोथ कर सकते हैं। और इसमें मैं और दूसरा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सीडलिंग स्टेज में थोड़ा सा रूट ग्रोथ का प्रैक्टिस से और क्या फायदा हो सकता है। जैसे सीडलिंग में रूट रॉट का चांस ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे भी अगर नॉट ओनली ये फेज, अगर आपको कहीं भी लगेगा कि रूट रॉट हो रहा है, रूट का डिजीज ज़्यादा हो रहा है, विल्टिंग हो रहा है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा इरिगेशन कम करेंगे, या उसको जो सेंटीबार वैल्यू होगा वो थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ड्राई इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। जब ड्राई इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, तो वहाँ पे फंगस का जो लाइफ साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है। फंगस ग्रो करने के लिए बहुत मॉइस्चर होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत एक्सेसिव रूप में रूट रॉट हो रहा है, हर जगह विल्टिंग हो रहा है, तो थोड़ा स्टॉप करिए इरिगेशन, उसके बाद वो फंगस का लाइफ साइकिल स्टॉप हो जाएगा। तो उसके बाद फिर 1 वीक के बाद फिर वो फर्दर आप उसको लाइक कंट्रोल कर सकते हैं। ये इरिगेशन से आप ये सॉइल बर्न, इवन निमाटोड्स भी आपके चिली में और टोमेटो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फार्मर्स को। और जब भी आपको लगता है कि निमाटोड्स का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, वहाँ तो आपके इरिगेशन कंट्रोल से ये पूरा कंट्रोल हो जा सकता है। आप जो नॉर्मल रेंज में इरिगेशन कर रहे हैं उसे थोड़ा और स्ट्रेस दे दें, निमाटोड और फंगल डिजीज कंट्रोल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन था भैया, अनम्यूट कर रहा है। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेरी था, जो आपने जीडीडी की बात की ना, आई थिंक जीडीडी है ना, वो जीडीडी मतलब सिग्निफाई कर रहा है कि प्लांट स्टेज में पहुंच गया है। राइट। अभी यानी जब हीट टेम्परेचर मतलब ओवरऑल एनर्जी की बात करें, तो जितनी एनर्जी उसको मिल चुकी है वो उसकी स्टेज सिग्निफाई करेगी कि ये इस स्टेज में आ गया है। राइट। अभी मेरा प्लांट जो है, मानिए कि मेरा प्लांट मैंने अभी उसको ट्रांसप्लांट किया और उस टाइम पर हीट और जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है, लक्स भी बहुत ज्यादा है। तो क्या ये अर्ली फ्लावरिंग और अर्ली फ्रूटिंग की तरफ जाएगा प्लांट, या फिर प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा इससे, यानी कि वो छोटा है और वो सहन नहीं कर सकता वो चीजें, मतलब उतनी एनर्जी लेवल वो अभी ले नहीं सकता, तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। ये क्या मतलब, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो होगा कि जो हीट स्ट्रेस होता है, जो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट, वो सबसे पहले आता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे सीडलिंग उसको फीवर नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे सीडलिंग का मोर्टालिटी जा सकता है। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना होता है। इसे और आप पूरा लाइक नोलिफाई तो नहीं कर सकते, बट काफी हद तक हीट स्ट्रेस का जो इफेक्ट होता है उसको आप कम कर सकते हैं। एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो इसको ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मोर्टालिटी का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, अब हम जब जब प्लांट ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, उसके बाद में जीडी का रोल आता है। जब प्लांट एक बार सर्वाइव हो गया, तो अगर हाई टेम्परेचर मिल रहा है, उसको पूरा ड्यूरेशन ज्यादा मिल रहा है, तो यस, अर्ली फ्लावरिंग का चांस ज्यादा रहता है, वो फास्ट ग्रो होगा और अर्ली फ्लावरिंग का चांस ज्यादा रहता है। और एक फ्लावरिंग लाइक मैं थोड़ा और टेक्निकली बताना चाहता हूँ। वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो गया, वेजिटेटिव ग्रोथ अल्टीमेट अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया। फ्लावरिंग के लिए एक दूसरा फैक्टर होता है, दैट इज डे लेंथ।
तो डे लेंथ ऐसा होता है कि हर एक प्लांट फ्लावरिंग के लिए उसको स्पेसिफिक डे लेंथ लाइक सनलाइट का आवर चाहिए होता है। अगर वो सनलाइट का आवर उसको मिल रहा है, अगर जीडीडी ज्यादा है तो वहाँ पे और भी फ्लावरिंग का चांस ज्यादा रहता है। बट अगर जीडीडी ज्यादा है बट सनलाइट का ड्यूरेशन मिल नहीं रहा है तो वहाँ पे फिर वेजिटेटिव ग्रोथ ही हो जाएगा, फ्लावरिंग के लिए कुछ समय वेट करना होगा। हाँ एक्चुअली अगर मैं एक और चीज ऐड करूं, ये सवाल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जीडीडी कैलकुलेट कैसे होता है। तो प्लांट की ग्रोथ कुछ हाई टेम्परेचर और कुछ लो टेम्परेचर के रेंज के बीच होती है। जैसे अगर चिली का एग्जांपल ले, और मे बी अगर मैं गलत बोलूं तो चिराग मुझे सही करेगा, मिनिमम 10 डिग्री होना चाहिए। अगर 10 डिग्री के नीचे है या 9 डिग्री के नीचे है टेम्परेचर अगर, तो प्लांट ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। इसी तरीके से 35 डिग्री के ऊपर प्लांट ग्रोथ स्टंट हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर इस रेंज के बीच में है तभी तक वो उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हायर साइड पे जाए तो उसको डैमेज कर रहा है, लोअर साइड पे जाए तो ग्रोथ स्टंट हो रही है। तो सवाल आपका अच्छा इस पर्सपेक्टिव से था कि अगर टेम्परेचर मानिए 50 डिग्री हो गया, या हमने कोई जुगाड़ कर लिया कि हम टेम्परेचर 50 डिग्री कर लें, उससे हीट एनर्जी जनरेट करें प्लांट के लिए, तो उस अपने प्लांट को हम जल्दी वेजिटेटिव साइड में या फिर फ्लावरिंग साइड में लेके जा सकते हैं कि नहीं? तो जवाब है कि नहीं। अगर अपन 30, 32, 35 तक तो 30, 32 तक तो फ्लावर गिरने लगते हैं, बट 27, 28, 29, 30 मेंटेन करके रखे तो मूव कर सकते हैं उस डायरेक्शन में। मैंने गलत तो नहीं कहा ना चिराग? सही है, परफेक्ट, गो अहेड होम। सही सही है। हाँ, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सही। 2 सवाल आपका रखा, और आपको यहाँ पे क्लियर है या और आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, ओके, क्लियर है सर, सर क्लियर है, आगे आगे म्यूट का हो तो गया। जैसे उसके बाद जब फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग के टाइम में इरिगेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा भी स्ट्रेस हुआ तो आपका पूरा फुल गिरने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि फ्लावरिंग ऐसा स्टेज है जहाँ पे मॉइस्चर लेवल का बहुत क्रिटिकल लाइक रिलेशन होता है। क्योंकि फ्लावरिंग में थोड़ा भी स्ट्रेस हुआ तो वो बहुत को ज्यादा इफेक्ट होता है। बट चिली जैसे केस है जहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लावरिंग होती है, वहाँ लाइक हजारों हजार में फ्लावर आते हैं पूरा एक सीजन में, तो वहाँ पे थोड़ा इफेक्ट कम दिखता है। बट अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा क्रॉप है जहाँ पे एक ही बार में फ्लावरिंग होगा तो वहाँ पे तो ये बहुत सेंसिटिव फैक्टर है। बट जो इनडिटर्मिनेट काइंड ऑफ जो वेराइटी है जहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लावरिंग होता रहता है और फ्रूटिंग होता रहता है, वहाँ पे थोड़ा इसका इफेक्ट कम दिखेगा। और इसी हिसाब से आपका जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगा, इस हिसाब से आप इरिगेशन उसको मेंटेन करते जाएंगे, और बीपीडी के थ्रू आपको कितना इरिगेशन करना है और कब करना है वो मिल जाएगा। और इवापोट्रांसपिरेशन से आपको टोटल वीकली वाटर रिक्वायरमेंट पता चलता है। और इसके हिसाब से जितना भी आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो सभी वाटर से ऑप्टेक होते हैं। तो आप अब यहाँ पे ऐसा आप अगर बेसिक ग्रोथ ज्यादा हो रहा हो, फ्रूटिंग के टाइम में पत्ती ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक तरीका ये होता है कि नाइट्रोजन कम करिए। दूसरा तरीका ये होता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल कम करेंगे तो वो जो लीफ ग्रोथ होता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आप साइकिल में अगर एक्सट्रीम ग्रो हो रहा है वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा इरिगेशन कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरा जो हमने कंसेप्ट शैलेंद्र जी ने आगे बताए थे कि रेगुलेटेड वाटर डिफिसिट कंडीशन। रेगुलेटेड डिफिसिट इरिगेशन ये होता है कि आप क्रॉप के स्टेज से वाटर रिक्वायरमेंट कितना है वो पता कर सकते हैं। जैसे वो पता कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप इरिगेशन देंगे। ये तो जीडीडी से भी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफाई करता हूँ मैं। जैसे फ्लावरिंग के पहले वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आप इरिगेशन कम कर सकते हैं, दैट मीन्स डिफिसिट इरिगेशन कर सकते हैं। और दूसरा, कोई भी डिजीज का चांसेस ज्यादा है वहां भी आप डिफिसिट कर सकते हैं। ये डिफिसिट हम इसलिए बताते हैं कि इसका पॉजिटिव साइड है। ओवरऑल लाइक डिफिसिट इरिगेशन का नेगेटिव साइड भी बहुत होता है, बट हम रेगुलेटेड डिफिसिट इरिगेशन में पॉजिटिव साइड को बताते हैं। एक हो गया वेजिटेटिव ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा हो गया डिजीज, और तीसरा हो गया
जो नाइट्रोजन अपटेक होता है, जो भी फर्टिगेशन अपटेक ज़्यादा होता है, वो भी आप इरिगेशन से कंट्रोल कर सकते हो। अगर थोड़ा-सा इरिगेशन कम हो रहा है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक कम होंगे। और एक दूसरा पॉइंट मैंने काफ़ी फार्मर से मैंने फीडबैक लिए हैं, वो बताते हैं कि जब चिली ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे ये फैक्टर थोड़ा वैरायटी के हिसाब से भी चेंज होता है, बट ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ कि जितना लंबा होगा और जितना पतला होगा फ्रूट, उतना अच्छा होता है, राइट? आप ये इसमें आप एग्री करते हैं? तो यहाँ मिलियन जी में ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो चिली फ्रूट्स होंगे, वो अगर लंबा और पतला होंगे, तो उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहता है, राइट? नहीं पूछ रहा है नहीं, मेरे को लगा म्यूट है। सर वो वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। मतलब हम लोग कौन सी वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस मंडी के लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। ओके, राइट। वो वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड होता है, और थोड़ा आप इरिगेशन से भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे फ्रूटिंग हो गया, उसके बाद जो मैच्योरिटी स्टेज तक जा रहा है, तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि उसको फर्दर ज़्यादा ग्रो नहीं होना चाहिए, उसको पतला ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रिएंट बैलेंस करके, थोड़ा इरिगेशन कम करके, एज वेल एज न्यूट्रिशन डोज कम करके भी वो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। ये बहुत सारा फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में इसको हम क्वालिटी मेंटेन के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि एक बार फ्रूटिंग हो गया, उसके बाद हमको ये पता है कि इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट स्टॉप भी नहीं होना चाहिए। यहाँ हम इरिगेशन लेवल मेंटेन करेंगे जहाँ पे उसको एक्सट्रीम स्ट्रेस भी नहीं होता है, और बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं रहेगा, तो हल्का सा स्ट्रेस रहता है। और मैं दूसरा ये बताता हूँ कि जितना स्ट्रेस होता है प्लांट में, वो बहुत सारा मेटाबोलाइट्स रिलीज करता है। तो मेटाबोलाइट्स जितना ज्यादा रिलीज होता है, इससे उसका थोड़ा सा टेस्ट, फ्लेवर और क्वालिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जी कुछ वेराइटियां ऐसी रहती, मतलब फ्रेश के लिए जब हम लोग काम करते हैं, तो कुछ वेराइटी ऐसी रहती है कि कोई डिले हो गया, जैसे 20 दिन में तुड़ाई होना है या 15 दिन में तुड़ाई होना है, अगर इनकेस तो लेबर प्रॉब्लम आ गई या मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा है बारिश के दिनों में, तो डिले होता है तो मोटी हो जाती है फ्रेश में। एग्जैक्टली, तो वो जो मोटी वाली इश्यू होता है, वहाँ पे अगर आप इरिगेशन थोड़ा कम करेंगे और फर्टिगेशन भी कम करेंगे, तो वो सेम साइज मेंटेन रहेगा, और आप जब तक आप टारगेट करें कि कब हार्वेस्ट करना है, वहां तक लेके जा सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है, बहुत सारे ग्रीन हाउस जो फार्मर्स होते हैं वहाँ भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको क्रॉप का ग्रोइंग स्टेज थोड़ा सा डिले करना है, हार्वेस्टिंग डिले करना है, या तो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ग्रो हो रहा है, आप चाहते हैं कि इतना जल्दी नहीं हो रहा है, उसके लिए सनलाइट का ड्यूरेशन का टाइमिंग नहीं हो रहा है, तो वही सभी ग्रोथ का स्टॉप आप इरिगेशन और फर्टिगेशन से कर सकते हैं। तो इसको हम ओवरऑल डिफिसिट इरिगेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो ये पूरा डिफिसिट इरिगेशन का जो प्रोटोकॉल होगा और पूरा एप्लीकेशन हम फसल के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। और कुछ सवाल? आई थिंक मैंने इरिगेशन के बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कवर करने के लिए। हाँ, तो मैं और कुछ सवाल सर, या मैं कंटिन्यू करूं? अच्छा, तो मैंने छोड़ रहा था कि जब ट्रांसप्लांट करके हमारा 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद, तो हमारा जो भी फ्लावरिंग स्टार्ट होगा, यानी ट्रांसप्लांट करके 30 से 30 टू 45 डेज़ में हमारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप देखते हो कि फ्लावर यहाँ-वहाँ गिर रहे हैं, या फ्लावर पेड़ के ऊपर नहीं अटेगा, तो आप प्लानोफिक्स का स्प्रे ले सकते हैं सर। तो उससे क्या होगा, जो ये प्लांट हार्मोन का स्प्रे है, तो अगर आपका फ्लावरिंग ड्रॉप हो रहा है या अनराइप फ्रूट्स अगर आपका ड्रॉप हो रहा है, तो अगर आप प्लानोफिक्स 15 पीपीएम के माध्यम से स्प्रे करेंगे, तो आपका फ्लावर भी रिटेन होगा, और जो अनराइप फ्रूट्स हैं, वो भी आपका ड्रॉपिंग होना कम हो जाएगा सर। तो इसका दूसरा भी ये हो सकता है कि अगर आपका कैल्शियम अपटेक नहीं हो रहा, या कैल्शियम डिफिशियंसी है, तो उसके वजह से भी एक-एक बार फ्लावरिंग ड्रॉप होगा। तो अगर आप प्लानोफिक्स के साथ अगर कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप मिक्स करके 5% में कैल्शियम नाइट्रेट और प्लानोफिक्स 15 पीपीएम में अगर 15 दिन इंटरवल में अगर करोगे, तो आपका जो ये फ्लावर ड्रॉप या प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप है, तो ये कंट्रोल हो जाता है सर। तो ये करने के बाद आपका लगभग जो भी वैरायटी है इन जनरल आपका जो ट्रांसप्लांट करके 60 से 65 डेज़ या 70 डेज़ तक आपका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है सर। तो अगर आपका ग्रीन हार्वेस्टिंग करना है, तो आपका 65 टू 70 डेज़ में हो जाएगा। हाँ सर।
सर प्लानोफिक्स जो आपने बताया तो उसको मतलब कितने स्प्रे लेना चाहिए, मतलब कितने दिन में वापस रिपीट करना चाहिए? सर 15 डेज इंटरवल जनरली है वो सर। 15 दिन हार्मोन्स में है एक बार। जैसे तो सर 15 दिन में एक बार कितने स्प्रे मतलब शेड्यूल में बार बार रिपीट कर सकते? नहीं, एक बार काफ़ी है सर। अगर अभी मारा तो आप 15 दिन के बाद दूसरा मार सकते हो सर, क्योंकि हार्मोनल है ना। अगर एक्सेस हो जाता है तो आपका लीफ शेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर एक्सेस जी हार्मोनल, एक्सेस न्यूट्रिएंट हुआ तो आपका इरिवर्सिबल इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एवरी 15 डेज यानी फोर्टनाइट इंटरवल में आप प्लानोफिक्स का स्प्रे कर लें। जी जी जी, हम लोग इसीलिए मतलब मैं तो किसी को सजेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि फार्मर का सर ऐसा रहता है कि आप जो डोज बता रहे हो हाँ सर। 15 15 या जो भी, तो फार्मर का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि उसको ज्यादा वो रहता है कि मैं थोड़ा सा बढ़ा के दे दूं तो मतलब और ज्यादा अच्छा हाँ, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सही है। हार्मोनल होने के वजह से उसके साइड इफेक्ट बहुत जल्दी आते हैं सर, तो मैं कभी भी हाँ, किसी को भी सही है सर, सही है सर। जी कंटिन्यू सर। हाँ सर। कितने कितनी बार सर, एक बार मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसको कितनी बार दे सकते हैं? सर अगर 15 दिन में हम 2 लोग दे रहे हैं हाँ। तो 4 बार दे अ, सकते हैं, 5 से कितनी बार दे सकते हैं? नहीं सर, अगर आपने 2 बार प्लानोफिक्स का स्प्रे किया, तो आपका फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप कम हुआ, तो और एक बार देके आप बंद कर सकते हैं। तो 3 डे अच्छा। अगर आपका 2 बार के बाद भी अगर आपका ड्रॉपिंग हो रहा है, तो थोड़ा कैल्शियम का आप डोसेज बढ़ा के और 2 बार प्लानोफिक्स और कैल्शियम दे सकते हैं सर। वरना अगर आप कैल्शियम अवेलेबल नहीं है स्प्रे के लिए, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है, तो आप फर्टिगेशन के द्वारा अमोनियम जो कैल्शियम के साथ बेस्ड फॉर्मुलेशन है, उसको आप दे सकते हैं सर। ओके। ठीक है सर। हाँ सर, तो उसके बाद जो आपका प्लांटिंग रेडी हो जाएगा तो 60 टू 70 डेज़ के अंदर आपका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, जो ग्रीन का हार्वेस्टिंग है। तो उसके बाद आपका एवरी 8 दिन या 10 दिन के अंतर में आप रेगुलर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं सर। तो वही वैरायटी के हिसाब से आप 5 महीने भी रख सकते हैं, 6 महीने भी रख सकते हैं या 7 और 8 महीने तक भी जा सकते हैं सर। और आप ग्रीन चिली, रेड चिली दोनों मिक्स ले सकते हैं। तो आपका वैरायटी के हिसाब से अप टू 6 मंथ्स, 7 मंथ्स तक आपका रेगुलर 8 टू 10 डेज़ या अगर बारिश ज़्यादा हुई तो 12 डेज़ इंटरवल में आप हार्वेस्ट करके जो भी मार्केट के लिए आप बेच सकते हो सर। तो यहाँ पे सर क्या होता है जो हमारा जो ठीक है। हाँ सर एक बताइए। क्वेश्चन जो मैंने उसमें जब एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे जो अपन अभी बात कर रहे हाँ। हैं, तो पेस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है वो चीजों का, और वो कैसे अपन कवर कर सकते हैं उन चीजों को? हाँ सर, तो वो मैं जैसे ही बताता हूँ। हार्वेस्टिंग सो यूजुअली क्या होता स्टार्ट है जब होती है, पेस्ट का प्रेशर जनरली बढ़ जाता है। हाँ, जनरली बढ़ता है क्योंकि वो हम क्या बोलते हैं, यूजुअली जब हार्वेस्टिंग के स्टेज पे आता है, तो हमारा प्लांट का जो स्टेज है, ग्रैंड ग्रोथ स्टेज पे रहता है। यानी फुल फ्लेज्ड उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होके वो खड़ी रहती है। तो ये ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, जो भी आपका एरिएशन है या कैनोपी के अंदर जो आपका हवा चलता है एरिएशन, वो थोड़ा कम हो जाता है सर। और जो इंसेक्ट्स है, वो अलग-अलग इंसेक्ट्स आते हैं। अगर आप मान लो वेजिटेटिव स्टेज में आपको सिर्फ सकिंग इंसेक्ट मिलेगा क्योंकि टेंडर शूट्स रहता है, उनको सक करने के लिए बहुत आसान है। जब मैच्योर हो जाता है तो आपको मल्टीपल पेस्ट मिलेगा यानी स्पोडोप्टेरा लिटेरा या हेलिकोवर्पा जो हमारे लीफ और फ्रूट के अंदर बोर करके खाते हैं। तो ये ग्रैंड ग्रोथ स्टेज पे क्या होता है, जैसे कि आप पिक करते हैं, अगर आप मान लो अभी हार्वेस्ट किए तो नेक्स्ट आपको लश ग्रीन यानी फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे टेंडर ग्रोथ है और यहाँ पे ओल्डर लीव्स है। तो दोनों का पेस्ट अटैक आपको इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा मिलता है सर। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कि आप जो भी फार्मर करते हैं, वो ऊपर ही स्प्रे करते हैं सर, यानी जो लीव्स के लोअर साइड यानी लीव्स के नीचे भाग पे स्प्रे नहीं करते। यूजुअली सकिंग इंसेक्ट क्या होता है, तो लीफ के नीचे रहता है। तो जब हम स्प्रे करते हैं, ऊपर-नीचे अगर हमने स्प्रे किया, तो हम उसको बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ-साथ अगर हमने माइक्रो मिक्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो मिक्सचर मिलता है, अगर उसके साथ हमने स्प्रे किया, तो हमारा जो क्रॉप का ग्रोथ है, वो थोड़ा और बढ़ेगा और फीडिंग टाइम उसका कम होगा सर। तो ऐसे करके हम पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा जो प्लांट है, उसको हम कवरेज में कर सकते हैं सर। तो यूजुअली यहाँ पे जो हमारे कर्नाटका या आंध्र प्रदेश के फार्मर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो इनिशियल स्टेज में क्रॉपिंग है,
तो जो हमारा गौमूत्र है सर, तो उसको 5% मिक्स करके मारते हैं, तो उससे हमारा जो एफिड्स और थ्रिप्स है वो जल्दी अटैक नहीं होता। तो वो क्या है नेचुरल रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, तो उसका जो स्मेल है, तो उसके हिसाब से जो पेस्ट प्लांट को अटैक करता है, तो वो थोड़ा डिफर कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे जो लोकलाइज़्ड प्रैक्टिस है, ये करते हैं सर ये। काऊ यूरिन को 5% मिक्स करके मारते हैं सर। तो जैसे कि हम अगर रेगुलर केमिकल मारेंगे, तो पेस्टिसाइड रेसिड्यू भी ज़्यादा होगा, तो हम काऊ यूरिन का यहाँ पे अल्टरनेट लेते हैं सर। ओके सर। ओ सर, हर स्प्रे के शेड्यूल पे लेते हैं या अल्टरनेट करते हैं, कैसे है सर? नहीं सर, वो डिपेंड करता है सर। अगर आपका सकिंग पेस्ट ज़्यादा दिख रहे हैं इनिशियल स्टेज में, तो वो एक बार काऊ यूरिन जाते हैं, 2-3 बार पेस्टिसाइड्स जाते हैं, उसके बाद अगर नेसेसरी है तो काऊ यूरिन जाते हैं सर। तो यूजुअली अगर जनरल बोलूँ तो एवरी 4 टू 5 पेस्टिसाइड इसके एक बार वो करते हैं सर। यानी अगर आप अभी काऊ यूरिन किया, 4 से 5 बार इंसेक्टिसाइड्स किया, उसके बाद काऊ यूरिन करते हैं सर। So Chirag, you can add that cow urine should not be sprayed in the morning hours. It should be sprayed in the evening hours. हाँ, हाँ। हाँ सर, So because of the temperature increases, scorching effect will take place. हाँ, ये मैं भूल गया था सर। तो क्या हमारे जो ये फार्मर्स भी हैं और डॉक्टर सोमू बोल रहे हैं, जो हम काऊ यूरिन का स्प्रे लेते हैं, तो वो यूजुअली हमको शाम के टाइम में लेना पड़ता है, क्योंकि काऊ यूरिन हीट अट्रैक्ट करता है। अगर हमने सुबह मारा, अगर पत्तियों के ऊपर ऐसे ही जो पानी के वेपर की तरह रह गया, तो उसका स्कॉचिंग इफेक्ट हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो है वो लीफ बर्न होता है और लीफ का जो कम हो जाता है। तो इसीलिए अगर शाम में लेते हैं, अगर वहाँ पे लीव्स के ऊपर रहता है भी है, तो शाम के टाइम में उतना स्कॉचिंग इफेक्ट नहीं होता, तो अगले दिन तक वो चले जाता है। Usually, it is also best method to add neem leaves in cow urine, so it will be an effective one also. हाँ सर, तो अगर आपको नीम लीव्स अवेलेबल है, तो काऊ यूरिन में नीम लीव्स को ऐड करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं सर, क्योंकि उसमें अज़ाडिरेक्टिन कंटेंट रहता है, तो वो भी नेचुरल रिपेलेंट की तरह काम करता है, तो आपका जो इंसेक्ट्स है, वो आपके प्लांट से आने से थोड़ा बच जाता है सर। सॉरी सर, थोड़ा नेट का इश्यू हो गया था जी, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं है सर। चिराग, वी कैन स्टार्ट अगेन। यस। हाँ सर, जो अभी हमने स्प्रे का बोला, तो इसको सर हम बेहतरीन भी कर सकते हैं। जैसे हमारा जो हेलो, हाँ सर, जो हमारे पेस्ट और डिसीज का मॉडल्स है, तो जैसे पहले ओम ने बताया कि हम जीडीडी यूज करते हैं जो भी हमारा फर्टिगेशन इरिगेशन के हिसाब से। तो ये जो हमारा जीडीडी है, ये पेस्ट और डिसीज मॉडल को कवर करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मान लो आपका जो डैम्पिंग ऑफ डिसीज होता है, तो हमारा एक जीडीडी रेंज है, यानी 0 टू 180 या 110 रेंज तक वो डिसीज आता है। तो उसके बाद वो जो डैम्पिंग ऑफ है वो नहीं आता। तो ऐसे क्या है, हमारे जो ऊपर रहता है सर, और उसमें हम जो है कंजीनियल कंडीशंस को इस्तेमाल करके कि ये पेस्ट या ये डिसीज ये टाइम पे ये कंडीशन पे आ सकता है, तो इसके हिसाब से हम आपको पेस्ट और स्प्रे के रिकमेंडेशंस भेजते हैं सर, कि आपका जो कंडीशन है ये डिसीज या पेस्ट के लिए फेवरेबल है, तो आप अगर ये प्रिकॉशनरी स्प्रे लेते हैं, तो ये पेस्ट या डिसीज आने का चांसेस कम हो जाता है। तो इसके ऊपर जो हमारा डिवाइस रहता है, वो क्रॉप का कैनोपी का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो उन सब का जो चीज कवर करके ये रिकमेंडेशंस देता है सर आपका। ओके सर। मैं ये जानना चाहूंगा मिलिंद सर से और सब लोगों से कि अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज या कोई प्रॉब्लम पेस्ट परेशान मतलब ज्यादा इशू दे रहा हो जो प्रोडक्शन के टाइम पे, तो हम उस पर्टिकुलर के बारे में और डिटेल में बात करें। सर अगर मैं खास करके चिली की बात करूं, तो चिली में भी जैसे हो सकता है आपके एरिया में हो या नहीं हो, लेकिन हमारे एरिया में वायरस का इशू काफी है। मतलब जैसे पिछले दिनों तो ये था कि हम क्रॉप को ही नहीं खड़ी कर पा रहे थे, लेकिन अभी 2-3 सालों से कुछ टॉलरेंट वेराइटीज आई है, तो कहीं ना कहीं अभी उसका वो दिखने को मिल रहा है कि फसल खड़ी हो पा रही है, या
कहीं ना कहीं वायरस डिले हुआ है, तो ये थोड़ा सा है। लेकिन उसके ऊपर फार्मर का, जैसे मैं नर्सरी ग्रोवर हूँ, मैं नर्सरी रेडी करता हूँ, तो ज्यादातर फार्मरों का ये मानना रहता है कि मतलब अगर जैसे वायरस फील्ड में लगने के बाद में 20 दिनों के बाद में या 25 दिनों के बाद में या महीने भर बाद में प्लांट में दिखने लगता है, तो उनका कहना है कि ये नर्सरी से आ रहा है। मतलब अगर मैं प्रोटेक्ट नर्सरी कर रहा हूँ तो उन लोगों का ऐसा सोचना या उन लोगों का ऐसा बोलना है, तो क्या ये सही है या उसको कैसे मतलब ये किया जाए, दूर किया जाए, फील्ड में जाके भी उसके लिए क्या प्रिकॉशन में लेना चाहिए, तो वो एक उसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहते हैं हम लोग। हाँ सर, ये जो वायरस है ये एक ही जगह का नहीं है, सारे इंडिया में वही प्रॉब्लम है। जी एक ना एक वायरस या कुकुम्बर वायरस आता है या चिली मोज़ेक वायरस आता है। तो बेसिकली वायरस जो है वो जो हमारे एफिड्स, थ्रिप्स या व्हाइट फ्लाई से तो उससे आता है सर। तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन यूजुअली क्या करते हैं जो हमारे बॉर्डर क्रॉप्स है, जैसे हम चिली लगा रहे हैं तो उसके बॉर्डर पे अगर जो बॉर्डर क्रॉप्स है या मैरीगोल्ड या मेज़ अगर उसको लगाते हैं तो वो बैरियर की तरह काम करता है सर। जैसे कि अगर दूसरे फील्ड में व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स है, वो आने से रोक सकता है। ये एक हुआ। दूसरा हुआ अगर उनका थोड़ा प्रोटेक्टेड है तो थोड़ा अच्छा क्रॉप है तो उसको जो एज पे जो आप नर्सरी पे भी लगा सकते हो, वो जो इंसेक्ट प्रूफ नेट बोलते हैं सर। तो वो जी लगा के अगर वो करते हैं तो बाहर से अगर आपका इंसेक्ट फ्लो नहीं होगा तो आपका वायरस फ्री डिसीज ट्रांसप्लांट हो सकता है सर। जो भी आपका पेस्ट है, पेस्ट वहां पे अटक जाता है तो आपका जो भी क्रॉप है वो वायरस फ्री क्रॉप आप ले सकते हैं सर। सो दूसरा क्या है, अगर आपका वायरस सिम्टम्स दिखता है एक या दो प्लांट में, तो वो पहले आपको निकाल के आपके खेत के दूर डिस्कार्ड करना पड़ेगा और जो भी उसके पास में है, अगर एक है तो उसके पास में 10-15 है तो उसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसपे भी अगर वायरस आता है, उसको भी तुरंत निकाल के आपको फील्ड के बाहर डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, तो उससे आपका जो बाकी वाले प्लांट्स है, तो उसमें वायरस जल्दी अटैक हो सकता है सर। It's a sap transmitted again. इसमें एक और चीज थी, जो अपने वेक्टर्स हैं, जो हाँ। अपने जो वायरस ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे अपने फसल के थ्रू हम लोग, जैसे जो इंडिकेशन आते हैं तो उसमें और कितना हेल्पफुल रहेगा ये फसल के थ्रू अपने को वेक्टर्स कंट्रोल करना? हाँ सर, उमंग भाई आप बताओगे कि आई विल कंटिन्यू? जो आप, मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एक बार बस जानना चाहूंगा कि मैं सही समझ रहा हूँ ना। आप So usually कि पेस्ट insects, continue. जो पेस्ट हम कहते हैं, जो भी पेस्ट आते हैं, जो वायरस लेके आते हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और फसल उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम लोग ऑलरेडी उसकी मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं। हम लोग पेस्ट के लिए भी मॉडल बना रहे हैं, चिली के लिए। तो जैसे एक मेजर जो पेस्ट आता है वो एफिड आता है चिली में, और एफिड के कारण एफिड बहुत सारे वायरसेस को भी लेकर आता है अपने साथ में। तो एफिड को कंट्रोल करने के लिए हम ऑलरेडी एक मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा फसल के अंदर। और जैसे ही अगर हम ये बोलते हैं कि आपके पास में एफिड के चांस हो रहे हैं, एफिड आ सकता है, तो आप उस टाइम पे ये भी अज्यूम कर सकते हो कि अगर एफिड आ रहा है तो उसके साथ में कोई वायरस की भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल। तो जैसे उसका, अगर आप एफिड कंट्रोल कर लोगे तो वायरस की प्रॉब्लम होने से पहले आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। Tomu, I know Hindi is not your first language. Yeah, that's why I want to communicate. No problem. If you want to add something to the conversation, probably I and Umang can help you translate. Yes. Yeah, nothing. Just they are saying that viruses are many problem for them. So Right. usually, aphids or thrips, I can say mites will transfer more than 2 viruses. So if you take aphids, it will take a potyvirus, calimovirus, like that. So thrips can transmit a taspovirus, like this. So many viruses will be transferred from a single species of aphid thrips. So that's why there is a more problem with respect to the virus as well as a pest. So main virus, to control the virus, it's a vector. If you control the vector, there is no problem with virus, because we don't have, virus will not survive outside host. It must require a host for survival. So if you find any one plant in the field
infected with virus symptoms like yellowing or green with yellow mixture, you can see the virus symptoms. So you just pick it up that plant and burn it, because it is transmitted through insect sit here and suck the sap, and it will go to the other there, so it will leave the sap, the virus there. So thereby it will be moving around the plot, and it will infect the virus symptoms will be more. So in this case, so curling of leaves, curling, so clustering of leaves, these are the more symptoms we will find in the plants. So virus problem plus pest problem, so it will be it will definitely affect the yield. So once we take care of the pest, problem will be solved. So just I want to add that. So अगर मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करूं तो डॉक्टर सोमू का कहना है कि वायरस का उसके होस्ट के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और वायरस है चूंकि पेस्ट है। तो जो वेक्टर है, जैसे मिलिंद जी ने भी कहा कि वेक्टर जो भी है, एफिड ले लें आप, ट्रिप्स ले लें, अगर ये नहीं है तो वायरस भी नहीं है। तो अगर वायरस को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले पेस्ट को कंट्रोल करना है। तो जो भी तरीके चिराग ने पहले बताए वायरस कंट्रोलिंग के लिए, उसके अलावा जो थोड़ी चीजें सोमू ने ऐड की वो ये थी, डाउनवर्ड कर्लिंग हो या येलोइंग हो या लीफ कर्ल हो, जब भी ऐसे प्लांट्स दिखें उनको तुरंत निकाल के डिस्पोज ऑफ कर देना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि अगर वो प्लांट्स इन्फेक्टेड हैं, इसका मतलब जो वेक्टर हैं वो प्रेजेंट हैं, और अगर वो प्लांट और इन्फेक्ट होगा, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ भी फैलेगा, बाकी प्लांट्स को भी फैलेगा। तो सबसे पहले एक जो जरूरी चीज है वो ऐसे स्टेजेस पे जहां पे इन पेस्ट का प्रेशर बहुत बढ़ जाए, इन स्टेजेस पे जब आप स्काउट करने जाएं अपने फार्म में, तो स्काउटिंग सिर्फ पेस्ट के लिए ही नहीं, आप वायरस के लिए भी करें। और अगर बहुत ज्यादा लेवल पे, बहुत क्रिटिकल लेवल पे केयर करना हो, तो जो भी ऐसे प्लांट्स दिखें जहां वायरस दिख रहे हैं उनको तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दें। मे बी उनके आगे एक दो प्लांट या पीछे साइड में जो भी है उनको भी डिस्पोज ऑफ कर दें। का फायदा ये होगा कि अगर अपन ने वेक्टर्स को कंट्रोल कर लिया, अगर अपन ने उसका स्प्रेड कंट्रोल कर लिया, तो अपने आप में वायरस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर वेक्टर नहीं है, वायरस नहीं होगा। अगर वायरस, वो प्लांट्स नहीं है जहां वायरस है, तो उसका स्प्रेड अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बोलें, जहां अपने को पेस्ट प्रेशर दिखाई पड़े, स्पेशली ऐसे पेस्ट का जो डॉक्टर सोमो ने मेंशन किए, जैसे एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, जहां पेस्ट प्रेशर ज्यादा समझ में आए और फसल आपको अलर्ट देता भी है ऐसे कि पेस्ट प्रेशर हाई, और जाके स्काउट करें। तो दो चीजों के लिए स्काउट करें, आप अपने पेस्ट के लिए भी जो आपका वेक्टर है, और आप अपने वायरस के सिम्टम्स के लिए भी करें। अगर वायरस के सिम्टम प्लांट में कहीं दिख रहे हैं तो उन प्लांट्स को निकाल के डिस्पोज ऑफ कर दें। मे बी उनके आगे पीछे के दो प्लांट्स को भी डिस्पोज ऑफ कर दें। ये एक इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो सकती है जिससे अपन वायरस प्रेशर थोड़ा बहुत मैनेज करें। और कोई सवाल मिलिंद जी? ठीक है। यहाँ पे एक चीज और थी, मतलब इस बार हम लोगों ने अक्टूबर में एक नया शेड्यूल लिया है चिली का। अक्टूबर में ट्रांसप्लांटिंग किया था हम लोगों ने 10 से 20 अक्टूबर के बीच में। तो वहां पे हम लोगों को इश्यू ये आया है कि इस बार जैसे बारिश ज्यादा पीरियड लंबा रहा है, बारिश का जो पीरियड रहा था वो करीब 4 महीने पूरा रहा था। और हम लोगों ने जैसे हमारी जो प्रैक्टिस है वो गर्मी के दिनों में अभी डीप प्लाउ वगैरह सारा जो भी रहता है, बेसल डोज वगैरह, और फिर मल्च करते हैं हम लोग। तो उसी पे एक छोटी क्रॉप लेते हैं, जैसे खीरा हो गया है, करेला हो गया, गिलकी, लौकी, या जो भी छोटी क्रॉप है वो लेते हैं हम लोग। उसके बाद में फिर चिली वगैरह या टमाटो वगैरह ट्रांसप्लांट करते हैं उसी बेड पे। वापस से प्रिपरेशन नहीं करते हम जमीन का। तो इस बार हम लोगों को टमाटर में भी और चिली में भी विल्टिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आई है सर। मतलब मैंने काफी इशू रहा है वो। क्या रीजन था उसका, मतलब वो थोड़ा सा समझना चाह रहे थे सर आपसे हम लोग। यहाँ पे एक पॉइंट।
जी। हाँ, तो आपने जो बताया कि जो बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो इसीलिए जो बारिश ज़्यादा रहती है, तो जो सॉइल में नमी ज़्यादा रहती है, इसके हिसाब से वो विल्टिंग का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आपके में जो विल्टिंग दिख रहा है, वो ज़्यादा नमी की वजह से विल्टिंग दिख रहा है। तो जब जब भी बारिश की संभावना होती है, बारिश होती है, तो उस समय आप इरिगेशन ना दें, 1-2 दिन वेट करें, ताकि एक जितना ज़्यादा होगी, उतना फिर वो विल्ट। और दूसरी पॉइंट आपने जो पूछे थे कि 1 टन में कितना न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो एक जो जनरल रूल आपको बताना चाहता हूँ, जो 1 टन जो डालते हैं, तो उस समय जो फर्टिलाइजर चाहिए होता है, वो 4:6 के रेशियो में होता है। माने 4 केजी नाइट्रोजन, 2 केजी फास्फोरस और 6 केजी पोटेशियम। तो ये रूल फॉलो करते हैं कोई भी 1 टन हार्वेस्ट के लिए। अगर आप 1 वीक में 1 टन हार्वेस्ट ले रहे हैं, तो इतना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आप उसी समय रिप्लेस कर सकते हो, और वो रिप्लेस डोज बाय डोज पार्सली कर सकते हैं। जैसे अगर एवरी अल्टरनेट डे कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा स्प्लिट करके कर सकते हैं। ठीक है सर। तो जनरली 4:6 का रेशियो चलता है 1 टन के लिए। हाँ सर, जैसे आपने बोला अभी, क्योंकि आपने जो पिछली बार डाला विल्ट का सिम्टम क्यों ज्यादा हुआ टोमेटो और चिली में, तो क्या होता है, वो पैथोजेंस जो होता है, वो जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तो वो उनका रिप्रोडक्टिव ज्यादा होता है सर। तो उनका जो स्पोर्स है, वो स्पोर्स जो प्लांट अटैक करने के लिए, तो उस जो मात्रा है मॉइस्चर का मात्रा, जब वो बढ़ता है तभी वो इन्फेक्ट करता है। तो जब आप क्रॉप निकालते हो और अगला क्रॉप डालते हो, तो पैथोजन सॉइल के अंदर ऐसे ही रहता है, क्योंकि आप बेड को दोबारा निकालते नहीं हो, मल्च ऐसे ही रहता है, बेड भी ऐसे ही रहता है, तो सॉइल में जो पैथोजन है वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहता है। तो उसी के लिए वो जो भी अगर नेक्स्ट रूट आएगा, तो नेक्स्ट रूट पे वो इन्फेक्ट करेगा और वो क्रॉप में आपको सिम्पटम्स दिखेगा और विल्टिंग होगी सर। अगर आप एक क्रॉप लेके दोबारा उसको ट्रैक्टर से रोटावेटर डाल के दोबारा करोगे तो नहीं आएगा सर। अगर वही वही फील्ड में करोगे तो वो दिखेगा सर आपको। तो सर इसको प्रिकॉशन में जैसे मजबूरी भी रहती है हम लोगों की कि ऑलरेडी बारिश हो रहा है, तो ये सब चीजें हो नहीं पाएगी, कल्टीवेशन नहीं होगा, रोटावेटर नहीं चलेगा, तो मजबूरी है कि उसी बेड पे ये लेना है, अगली फसल लेना, तो प्रिकॉशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लेना चाहिए सर? सर वो केमिकल ड्रेंचिंग अगर आप लेते हो तो उसमें आपको कंट्रोल आ जाता है सर। यानी अगर आप अभी 10 दिन या 15 दिन में एक बार ड्रेंचिंग ले रहे हो, तो सॉइल के मॉइस्चर के हिसाब से आप उसको थोड़ा कम करके भी जो आप केमिकल्स दे रहे हो, तो अगर उसको बढ़ाओगे तो आपको आसानी से कंट्रोल मिल सकता है सर। और दूसरा है, अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, अगर जैसे हमने बोला, अगर आप थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करोगे, तो आपका विल्टिंग जो पैथोजन है वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा और उसका जो अगला सीजन है उसमें नहीं आएगा सर। बस सिर्फ ये 2 करने से आपका कंट्रोल कर सकते हैं। Moisture helps in spread also. Somo, do you want to add anything? That was I telling. So if the more moisture, so I think they are mulching the crop. Yeah. Yes. Yeah, mulching will conserve more moisture than the open land. So that's why. So the activity of the pathogen will be a more. So due to the availability of moisture all over the day, so it's very important to maintain the moisture. Okay. आप म्यूट पे हो शैलेंद्र। सॉरी, डॉक्टर सोमू कह रहे हैं कि अगर मल्चिंग है तो इसका मतलब मॉइस्चर और होल्ड होगा। अगर मॉइस्चर और होल्ड होगा तो उस केस में इरिगेशन के बारे में और अलर्ट रहने की जरूरत है। जितना ज्यादा मॉइस्चर कंट्रोल करेंगे, जैसे अगर बारिश कंटिन्यूअसली हो रही है और ओपन फील्ड कल्टीवेशन कर रहे हैं अपन, तो सॉइल मॉइस्चर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर इंटरमिटेंट रेनफॉल है तो अपना इरिगेशन प्रैक्टिस बहुत प्रिसाइज रखें। अगर पानी है, अगर 20-25 सेंटीबार पानी है, तो इरिगेशन मत करें। अगर इरिगेशन करेंगे तो अपन वहां पे जो पैथोजन एक्टिविटी है वहां बढ़ा देंगे। तो चिली के केस में स्पेशली इरिगेशन और क्रिटिकल हो जाता है। पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चिली या टोमेटो के केस में स्पेशली इरिगेशन के बारे में और अलर्ट रहने की जरूरत है।
ओके सर, ठीक है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि मल्च जो है वो पैथोजेंस का जो प्रोडक्शन है या पैथोजेंस बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, तो हम लोग को मल्च का ये डिसएडवांटेज बोल सकते हैं क्या इसको? आप सीधा ये भी नहीं कह सकते हो कि मल्च के वजह से ही वो आया होगा। ये भी हो सकता है, कोई बार क्या होता है, जैसे पानी अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो या उसको संग्रह कर रहे हो तो वहां से भी आ सकता है, क्योंकि जब पानी आप लेते हो फर्टिगेशन के द्वारा देते हो तो उसके साथ साथ भी आके वहां रह सकते हैं। लेकिन मल्चिंग का एक एडवांटेज क्या है कि अगर वहीं पे एक जगह विल्टिंग दिख रहा है, दूसरी जगह नहीं जाएगा। अगर आप ओपन कल्टीवेशन हो तो पानी एक जगह से दूसरी जगह बेरी हो तो वो यहाँ से पैथोजन लेके वहां छोड़ सकता है, लेकिन मल्च में ऐसा नहीं होता, कहाँ है वहीं रह सकता है, तो वो एक एडवांटेज भी है मल्च का। सर सुडोमोनास कितना हेल्पफुल है इस चीज में, कुछ कंट्रोल करता है या कुछ? सुडोमोनास सुडोमोनास ट्राइकोडर्मा, डॉक्टर सोमू। Yeah, it's Pseudomonas trichoderma help a lot in the soil-borne pathogens. So you can incorporate so you can take 1 kg of trichoderma and mix with the FIM, and you can give. So after multiplication of that trichoderma in that FIM, so like you can take 100 kgs of FIM. You can add 1 kg of trichoderma and you can multiply that one. So and you can add that to the field. Otherwise, while applying the FIM, we can mix the trichoderma with the FIM and you can apply. So simultaneously, this trichoderma will develop faster. So its multiplication rate is faster. So it will act as a parasite on a pathogen. So then it will hinder the growth of that soil-borne pathogens, so like Pseudomonas, Trichoderma, Bacillomyces. So these are the bioagents which will be effective in soil-borne diseases rather than simply drenching the chemicals and all. So this these bioagents will again it will be multiplying in the soil and it will be a beneficial aspect also. So increase the soil microflora. Okay. चिराग, ट्रांसलेट चिराग। हाँ, तो जो डॉक्टर सोमू ने बोला कि जो डॉक्टर सोमू ने बोला कि जो सुडोमोनास हो या ट्राइकोडर्मा हो, तो अगर हम पहले फील्ड एप्लीकेशन से पहले अगर हम FIM में 100 किलो FIM को 1 किलो ट्राइकोडर्मा उसको डाले तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको डाल सकते हैं एक, या जब FIM हम फील्ड पे डायरेक्ट डाल रहे हो तो उसके साथ मिक्स करके भी हम सॉइल में डाल सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो आप हमारा पैथोजन पहले से ही है जो हमको विल्ट कॉज करता है, तो उसके ऊपर पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, यानी उसको खा के उसका जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल करके इसको डिसीज को रोक सकता है। और ये जो हमारे सॉइल का माइक्रोफ्लोरा है, जो बाकी गुड ऑर्गेनिजम्स जिसको हम कहते हैं, तो उसको भी इंक्रीज करता है। तो इसके साथ जो हमारा प्रोडक्टिविटी भी अच्छी तरह आएगा और डिसीज भी कंट्रोल हो सकता है। सही है ना शैलेंद्र जी, या कुछ मिस किया मैंने? No, correct. Dr. Somu himself gave you thumbs up. No, I can understand, but I cannot able to talk. So और सवाल सर, और कोई सवाल जो हम आंसर करें? सर्कोस्फोरा का रिलेटेड ना अपने ऊपर दिखा है दूसरा टाइप। सर कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पे सर्कोस्फोरा, चिली की अगर बात करें तो चिली में सर्कोस्फोरा ज्यादा दिखता है, कुछ वेराइटीज में सर्कोस्फोरा ज्यादा दिखता है, तो उसके लिए मतलब रीजन और क्या होना चाहिए, मतलब प्रिकॉशन में क्या होना चाहिए? Sir, Sarcospora, I think Dr. Somu. Sarcospora usually it will find in the month of chilled temperature, what you say, from November, December, January, with respect to powdery mildew. When you will see the powdery mildew situation, no? That time you will see this Sarcospora also. So Sarcospora requires a low temperature. So during that time it will be more active.
So usually it will find you can find this Cercospora on leaves. So you will not find this on fruits or anywhere. So if you have any one precaution control, like if you find any spot, so spot we can see white color spot in center, it is a brown spot. Okay, it look like an eye. So anywhere in the field you find one spot, you can go for a chemical spray with any one of the propiconazole or hexaconazole 1 ml per liter. So it will keep it in control. So if it is in other seasons, so Cercospora activity will be less compared to this growing season, like November, December, January. During that time, this activity is more compared to the other seasons. Actually, we are seeing Cercospora during rainy season. Yeah, rainy season also. So exactly. So what will happen? There will be a low temperature during the time. So that is also responsible for development of Cercospora. Cercospora will not, you will not find Cercospora in high temperatures. It is only found in the low temperature only. So it may be during the resistance. So I think in your place, so there may be what is the rainfall pattern? So like it like 1,000 mm or something like that. So ask Chirag, so what is the rainfall per annum? Yes. सर आपके यहाँ जो रेनफॉल गिरती है वो कितना है सर mm के हिसाब से, अगर आप बोल सकते हो क्या 750 mm है या 1000 mm है, ऐसा कुछ गिरता है सर वहाँ पे? 1000 to you'll require मिलीमीटर ना, तो अपने यहाँ करीब इस बार तो खैर बहुत ज्यादा हुई थी, पर 25 से 30 इंच होती है, तो 25 से 30 इंच में कितने mm? 25. Yeah, it's okay, no problem. Yeah, 25 इंच के आसपास. So usually that is the situation where the Cercospora is found only on the leaves when there is a low temperatures. So if we go with any one of the systemic fungicide, if you find across any, so like so rainfall beginning, rainfall is started, so the temperature has gone low. So that time you can have one spray of this any systemic fungicide, it will keep in control. Actually मैं अगर ऐड करूं जो सोमू इज मेंशनिंग, कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन, कोल्डर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, तो या तो ठंड के महीने हो या तो बारिश हो, उस केसेस में सिस्टमिक लेने का रिकमेंडेशन सोमू इज सजेस्टिंग. फसल में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट का मॉडल ऑलरेडी है. जब भी अलर्ट ट्रिगर हो, अच्छा टाइम होगा स्प्रे की एफिकेसी देख के एक प्रिवेंटिव सिस्टमिक लेने का. बट जिस्ट ये है कि अगर टेम्परेचर ठंडी तरफ जा रहा है या बारिश के आसार भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश के, तो 2-3 मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. अगर रेनफॉल का चांस देखे अपन और इंटेंसिटी देखे कि अगर 20-25 mm बारिश हो रही है क्लाउडी डे पे, 2-3 दिन क्लाउडी रहे, ऑलरेडी टेम्परेचर नीचे है, ठंड बढ़ जाएगी, वो एक चांस हो सकता है पैथोजन की हाई एक्टिविटी देखने का. तो ऐसी सिचुएशन हो उसके पहले अपन कुछ प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, या फिर अगर सिचुएशन सजेस्ट करती है कि माइक्रो क्लाइमेट ठंडा होगा तो भी अपन प्रिवेंटिव स्प्रेज ले सकते हैं. बट अगर सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की प्रॉब्लम है तो फसल के मॉडल जब भी अलर्ट करें स्पॉट्स हैं क्या, जरूर अच्छा रहेगा कि जब भी कभी रिकमेंडेशन आए तो आप एक बार स्काउट करके देखें, या लोगों को सजेस्ट करें कि सफेद स्पॉट्स दिखेंगे पत्तों पर, फ्रूट पे तो होगा नहीं, होगा पत्तों पे ही. अगर स्पॉट दिख रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, या तो स्पॉट स्प्रे लें, या तो अगर बहुत ज्यादा प्रेजेंस दिख रही है पैथोजन एक्टिविटी की तो पूरे फार्म वाइड प्रिवेंटिव लेना अच्छा रहेगा. सोमू, डिड आई ट्रांसलेट इट प्रॉपरली? Yes. Perfect. Don't asking me, you translated correctly. और सवाल मिलिंद जी? और एक और चीज जो मैं प्रोबेबली यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, और सोमू या फिर चिराग या फिर ओम शायद इस बारे में हो सकता है और डीप में जाके बात करें,
अपन जब बात करते हैं तो अपन माइक्रो क्लाइमेट की बात करें। जैसे अगर अपनी कैनोपी बहुत घनी हो गई है, ऐसे केस में जो माइक्रो क्लाइमेट है, जो विद इन द प्लांट क्लाइमेट है, वो हो सकता है बाहर के क्लाइमेट से बहुत डिफरेंट हो। मतलब बाहर अपने को गर्मी दिखे लेकिन अंदर 5-6 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर कम है और वहां ठंड की सिचुएशन बनी रहे। तो अपने को ना ही जनरल क्लाइमेट देखना है, पर ये भी देखना है कि कैनोपी में क्या हो रहा है। और कैनोपी खुद में कैनोपी की कंडीशन या कैनोपी का स्टेज खुद में एक ऐसा स्टेज नहीं है जहां पे कुछ पैथोजन की एक्टिविटी जो हो सकता है सामने ना दिख रही हो, वो दिखना शुरू हो जाए। जैसे सोमू, व्हाट इज द जनरल टेम्परेचर ट्रेंड फॉर योर लीफ स्पॉट? Generally, leaf spots like alternaria leaf spot you can find in the warm conditions. Cercospora in the colder conditions, like Coltotrichum leaf spot. Coltotrichum is also a major problem in Chile. So it will also it in October, November, December months. That one also. So some pathogen love the warmer condition and some will love the low conditions. So ऐसा होता है। अगर टेम्परेचर थ्रेशोल्ड्स की बात करें तो 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री ये क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए, या इससे भी कम टेम्परेचर चाहिए? So so my question was that what are the temperature thresholds? So for example, does a temperature threshold of 10 degree 12 degree 13 14 degree is favorable for Cercospora leaf spot? Yeah, it's favorable. परफेक्ट। सो मैं ये कह रहा था मिलिंद जी, जैसे अपन अगर बाहर का क्लाइमेट लार्जर क्लाइमेट की बात करें तो हो सकता है टेम्परेचर दिखे 25-26 डिग्री, पर अगर कैनोपी में जाके देखें तो हो सकता है वो 4-6 डिग्री कम हो। अगर 4-6 डिग्री कम है तो अपनी ठंड की कंडीशंस बन रही है कैनोपी में, तो हो सकता है एविडेंट ना हो कि सर्कोस्पोरा होगा, बट माइक्रो क्लाइमेट ऐसा बन रहा हो कि वो सर्कोस्पोरा को फेवर करे। तो ऐसे भी सिचुएशंस को बहुत यूजफुल रहेगा मॉनिटर करना कि माइक्रो क्लाइमेट क्या सपोर्ट कर रहा है। मैक्रो क्लाइमेट तो सपोर्ट कर ही रहा है, पर माइक्रो क्लाइमेट भी क्या सपोर्ट कर रहा है, और दोनों में कुछ कॉन्ट्ररी तो नहीं है। एम आई राइट चिराग? यस शैलेंद्र, आप सही हो। मेजरली जो डिसीज जो भी आता है इट्स अंडर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ओनली। परफेक्ट। सो हम जो रीडिंग्स लेते हैं, जो कैनोपी के अंदर से रीडिंग्स लेते हैं, उन कैनोपी की रीडिंग्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो हो सकता है कैनोपी की रीडिंग्स जो आपका जनरल ऐप बताए उनसे बहुत अलग आए। हो सकता है टेम्परेचर 24 डिग्री या 22 या 23 डिग्री, तो उसका अंतर यह है कि हम चूंकि कैनोपी का डेटा ले रहे हैं, हम माइक्रो क्लाइमेट का डेटा ले रहे हैं, और माइक्रो क्लाइमेट ये डिजीज या पेस्ट राइज कर रहा है। तो माइक्रो क्लाइमेट पे नजर रखना ऐसी चीजों के लिए बहुत क्रिटिकल है, और उनका डिफरेंस समझना भी बहुत यूजफुल भी है और क्रिटिकल भी है। ओके। और कोई सवाल सर? बस सर और तो कुछ चीजें मिली है। और हेलो, मैं यही हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आज नींद अच्छी आएगी सर मेरे को। आज सर नींद हमें भी बहुत अच्छी आएगी। हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमने अभी किया जी, ये हमें हर हफ्ते कुछ फार्मर ग्रुप्स के साथ करना चाहिए। बहुत अच्छा है सर, और मतलब काफी एनर्जी भी मिलेगी सर आगे भी, और नई नई चीजें सर अपने अगर डिस्कस करते तो नई नई चीजें भी मिलती है सर। बिल्कुल, हमें भी सीखने को मिलता है ना सर। आपसे ज्यादा लालच तो हमें है कि हम भी कुछ चीजें जान जाएंगे नई। अरे सर सेम है सर, दोनों को सेम है। मोटिवेशन दोनों तरफ सेम है सर। हो सकता है फायदा हमारा ज्यादा हो रहा। बहुत बढ़िया लगा सर आपको देख के, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत सेफ रहें और काफी प्रिकॉशंस लेते रहें। अपन
उधर जी, हम बिल्कुल। वरीड भी हैं कि इंदौर साइड में कोरोना थोड़ा ज्यादा फैल गया है, पर उम्मीद ये भी है कि उधर के लोग थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं, पावरफुल हैं, बहुत इंड्योरेंट हैं, ऐसी चीजों से आराम से निकल जाएंगे। तो जी, जी, जी। कोरोना जैसे ही खत्म होगा हमारी पूरी टीम एक बार आएगी और आपसे मिलेगी और अपन और बातें करेंगे। वेलकम सर, हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप प्रिकॉशन लेके आए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत जल्दी मिलेंगे हम। थैंक जी। यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत आपको देख के, मिलिंद जी को देख के बहुत अच्छा लगा, और अपन और बातचीत करते रहेंगे, अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है। रुद्र भरत कहाँ है?